हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो है इन्वायरमेंट वाला सेक्शन मैंने सुबह वाली क्लास में ख़त्म कर दिया था। अब मैं आपको जो है यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सोशल इश्यूज़ के जो है 6 आर्टिकल हैं बड़े वाले, और इसके बाद जो है न्यूज एंड शॉर्ट्स है। तो मैंने सोचा कि जो है बड़े वाले आर्टिकल की बजाय जो है न्यूज एंड शॉर्ट्स से शुरू करते हैं। तो ये सोशल इश्यूज़ है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, PM जनमन योजना शुरू की गई है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको बड़े वाले को, पर पहले हम लोग सोचेंगे आज शाम वाली क्लास में न्यूज एंड शॉर्ट्स को निपटा देते हैं। तो न्यूज एंड शॉर्ट्स के लिए मैंने आपको शुरू किया यहीं से, मैं आपको यहीं से पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और बिल्कुल वीडियोज़ को जो है ज़रूर इसमें कमेंट दीजिएगा, वीडियो सेक्शन से कमेंट वाले सेक्शन में, और अपना फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। जल दिवाली यहाँ पे लिखा गया है। जल दिवाली इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए क्योंकि जल दिवाली पूछ सकता है वन लाइनर फैक्ट के रूप में करंट अफेयर में। तो देखिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जल दिवाली, जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल, ये दो अभियान, ये एक ही अभियान है, दो इसका टैग लाइन है। ठीक है, इसमें देखिए जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल, ये अभियान शुरू किया जल दिवाली। ठीक है, किसने शुरू किया? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया। सवाल ये बन सकता है वन लाइनर में, और बनेगा, ये 100% श्योर रहिए। UPPSC या BPSC या UPSC में ही ये सवाल बन सकता है, ऐसे सवाल, क्योंकि ये होते क्या है कि जो अभियान चलाए जाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई कैचिंग जो है, ये क्या है? आई कैचिंग टैग है इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसे जो है इसके किसके साथ शुरू किया गया है? तो जो अमृत मिशन है, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, और NULM यानी कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इस दोनों जो कार्यक्रम है, दोनों जो मिशन है, इनके साथ ये साझेदारी में ये अभियान चालू किए गए हैं। पहले चरण में छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों की जो है भागीदारी होगी। ठीक है, यानी इन सारे देशों में, यहाँ पे इन सारे प्रदेशों में जो यहाँ पे इसकी भागीदारी नहीं होगी। इसमें होगा क्या? इसमें जो है वाटर गवर्नेंस सिखाया जाएगा। वाटर गवर्नेंस, इसमें वाटर गवर्नेंस में महिलाओं के लिए एक मंच देगा ये अभियान। जैसे कि महिलाओं के लिए अपने शहरों में जल उपचार जो संयंत्र उसका दौरा कराया जाएगा। जल उपचार की प्रक्रियाओं के बारे में डायरेक्टली जानकारी उनको दी जाएगी। जो जल गुणवत्ता होती है उससे संबंधित प्रोटोकॉल बताई जाएगी। ठीक है, जल संबंधी जो अवसंरचना होती है, महिलाओं में उसको स्वामित्व और अपनेपन की भावना विकसित की जाएगी। ठीक है, अब होती क्या है गवर्नेंस, वाटर गवर्नेंस क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि जो महिलाओं की जो घरेलू उद्देश्यों के लिए जो जल एकत्रित और जल संबंधी जो आवश्यकताएं होती है, प्रबंधन करने की जो जिम्मेदारी होती है, तो महिलाओं को क्या है कि जल प्रबंधन और वाटर गवर्नेंस जो है सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो यहाँ पे एक जो है जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान शुरू किया गया है। ये जो महिलाएं हैं, हैजा जैसी जो जल जनित बीमारियां उसको रोकने के लिए स्वच्छता और बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित करती हैं, इसलिए भी यहाँ पे जो है इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो जो MUH है, जो कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है, इसने जो है अमृत मिशन जो है वो 2015 में 500 शहरों और कस्बों में शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो जल आपूर्ति वाले क्षेत्र है उसमें अवसंरचना का विकास करना है, वर्षा की जो निकासी प्रणाली है उसको सही करना है, ग्रीन जो पार्क्स हैं और जो स्थल है उसका निर्माण करना है। तो अभी क्या है, अमृत 2.0 योजना शुरू की गई है, यानी इसी का जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूस जो इसका एक वर्जन है, इसमें इसे 2025-26 तक के लिए अवधि के लिए शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि इसमें सुचारू नल कनेक्शन प्रत्येक घरों में, उसकी सहायता से जल आपूर्ति की जो है यूनिवर्सल कवरेज देना है, ये अमृत 2.0 का। ठीक है, तो जो NULM है, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसका क्या मतलब है? इसका यह है कि 2013 में इसको जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया था। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो शहरी गरीब है उसकी गरीबी और वल्नरेबिलिटी को कम करना है, ताकि जो शहरी गरीब परिवारों को जो है लाभकारी स्वरोजगार और कौशल आधारित जो है वेतनिक रोजगार तक पहुंचने में मदद मिलेगा। ठीक है, दूसरा आर्टिकल आता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन जुडिशियल प्रोसेस। ये बात आती है कि जो महिलाओं के मामले में न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो रही है। ठीक है, तो इसको रेखांकित किसने किया है? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर ने शुरू किया है। इसने बताया है कि जो भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मामले में क्या होता है कि आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज होने से लेकर दुष्सिद्धि तक क्या होता है, अधिक समय लगता है। तो ये क्या है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन जुडिशियल प्रोसेस, ये बात यहाँ पे सामने आई है कि महिलाओं की ओर से जो क्या है कि मामला शिकायत दर्ज करने के लिए जो है पुरुष शिकायतकर्ता को जो है बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। ठीक, महिलाओं को क्या है कि यहाँ पे जो हिंसा संबंधी मामलों में अतिरिक्त प्रतीक्षा करनी पड़ती है जो FIR के लिए। बहुत से अधिक घटने मतलब पुरुषों की तुलना में क्या है, अन्य शिकायतों की तुलना में 2 घंटे अधिक लगते हैं। दोष सिद्धि के संबंध में अनेक सारी समस्याएं यहाँ पे आती हैं। ठीक है,
अभी क्या है, दुरुपयोग की भी धारणा यहाँ पे होती है। दो सिद्धि संबंधी जो असमानताएं हैं, इस धारणा के कारण है कि महिलाएं अक्सर अपनी कानूनों का दुरुपयोग करती हैं। इसी कारण से जो है यहाँ पे ये धारणा या परसेप्शन बन चुका है कि महिलाएं अपने कानूनों का दुरुपयोग करेंगी। इसी कारण से दो सिद्धि भी है, कहीं ना कहीं टाल मटोल होता है, पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है, सामाजिक सांस्कृतिक बाधा है, ठीक है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एकल नीतिगत जो है, एकल चरण नीतिगत हस्तक्षेप है, यानी कि बहुत सारी क्या है कि जो अधिक संख्या में पुलिस स्टेशन और फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालतों की जो स्थापना है, इन सारी नीतियों का समाधान नहीं कर पा रही है। तो इस सिफारिश इसके लिए क्या की गई है, जो लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने की है, इसमें यह है कि अलग अलग स्तरों पर जो भेदभाव है उसको सूचीबद्ध करना चाहिए और पहचानने में मदद कर मिलेगी कि असमानताएं किस हद तक व्याप्त हैं और समस्याएं कहाँ पे, उसके अनुसार जो है टारगेटेड हमें कार्य करने चाहिए। तो हालांकि ये एक बात है कि इसमें प्रीलिम्स में सवाल कहाँ से बनेगा, सवाल कुछ नहीं बनेगा, या सवाल यहीं से बन सकता है कि जो नालसा है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, इसके तहत क्या महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है, एक बात है। पिंक बूथ पहल क्या है, पिंक बूथ पहल यह है कि जो दिल्ली पुलिस की पहल है, इसमें शहर की जो महिलाओं लड़कियों की सुरक्षा के लिए उन्हें मार्गदर्शन के लिए शुरू किया गया। मिशन शक्ति इंपॉर्टेंट है। यह पहल क्या है, महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई। इसमें वन स्टॉप सेंटर है, महिला हेल्पलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालतें शामिल हैं। 3 चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकता है, बस बात खत्म। प्रीलिम्स में ये सब चीज़ें नहीं बनेगी, ठीक है। अभी क्या है, ये खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ी की भागीदारी पे बात की गई है। तो यहाँ पे क्या है कि बस जो इम्पोर्टेंट है वही मैं करा रहा हूँ इसमें। तो आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय जो महिला क्रिकेट प्रतिस्पर्धा उसमें ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सवाल ये पूछ सकता है कि ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पे प्रतिभाग लेने पे जो है किस संस्था ने प्रतिबंध लगाया है। तो दे देगा पीसीबी, दे देगा पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, बीसीसीआई दे देगा, ओलंपिक संघ दे देगा, आईसीसी दे देगा। तो आपको ध्यान देना है आईसीसी ने, ठीक है। तो इसमें क्या किस बात पे लगाया है कि जो मेल पॉवर्टी जो हासिल कर चुके हैं क्रिकेटर्स हैं, उसको क्या है, महिला क्रिकेट की प्रतिस्पर्धाओं में खेलने से रोक दिया जाएगा। जो भी क्या है कि जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के जरिए पुरुष से महिला बनते हैं, ठीक है। मतलब जो जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी जो होती है उसके कारण जब पुरुष से महिला बनते हैं, उनको क्या हो सका, उनको महिला क्रिकेट की प्रतिस्पर्धाओं में रोका जाएगा, ठीक है। आईसीसी का क्या है, क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है, यूएई में, बस बात खत्म। अभी यहाँ पे आती है साइकिलिंग के लिए। साइकिलिंग के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसने तैराकी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है और वर्ल्ड रग्बी ने इसने क्या ट्रांस वीमेन की महिलाओं के खेल में जो अब जो भाग है उसमें भी प्रतिभागी लेने से इन लोगों को रोक दिया है, ठीक है। तो ये बात है, बस यहाँ पे ख़त्म, बाकी चीज़ें यहाँ पे कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट। तो अभी देखिए हेल्दी एजिंग, एक आता है हेल्दी एजिंग, जो WHO है और यूएन के जो भागीदारों ने हेल्दी एजिंग पर जो है यूएन दशक विषय पर अपनी पहली रिपोर्ट दर्ज की है, ठीक है। तो हेल्दी एजिंग जो है इस पर यूएन का जो दशक है 2021 से लेकर के 2030 तक, ठीक है, इस पर क्या है रिपोर्ट जारी की है। इसमें क्या है कि जो वृद्ध जन है उसको जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासों का उल्लेख किया गया है। तो हेल्दी एजिंग क्या होता है कि जो वृद्धावस्था होती है उसमें भी जो फंक्शन एबिलिटी यानी कि जो कार्यात्मक क्षमता होती है किसी व्यक्ति को कार्य करने की, वो विकसित करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया को होती है हेल्दी एजिंग होती है। अब इससे व्यक्ति क्या करेगा, जो बुनियादी जरूरतें होंगी उसको पूरा करेगा, सीखेगा, आगे बढ़ेगा, निर्णय लेगा, काम काज करेगा, समाज के लिए योगदान देगा, इन सब सारी चीज़ों में सक्रिय रहेगा। तो कार्रवाई के क्षेत्र क्या कहाँ बताया गया है, इसमें है कि जो वृद्ध अवस्था है वृद्धजन है उसके प्रति हमारे विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोणों में परिवर्तन करना चाहिए। समुदाय वृद्धजनों की क्षमताओं को बढ़ावा दे, ठीक है। वृद्धजनों को आवश्यकता अनुरूप देखभाल की सुविधा सुनिश्चित की जाए। व्यक्ति केंद्रित एकीकृत देखभाल और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाए, ठीक, ये बात है। अभी बात यहाँ पे ये भी की गई है कि जो है कि हेल्दी एजिंग पे जो यूएन दशक है, ठीक है, वो 2021 से 2030 तक इसका लक्ष्य यह है कि जो सभी के लिए हेल्दी एजिंग सुनिश्चित करना है, ठीक है, सभी के लिए हेल्दी एजिंग को सुनिश्चित करना है। इसी के लिए क्या है, वैश्विक सहयोग पर बल दिया जा रहा है, जिससे क्या होगा, मौलिक स्वास्थ्य संबंधी जो अधिकार है उसमें भी बल दिया जाएगा। यह दशक क्या है, वैश्विक प्रतिबद्धताओं पर आधारित है। इसमें एजिंग तथा स्वास्थ्य पर WHO की जो रणनीति और कार्य योजना है और मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन है, प्लान एक्शन ऑफ एजिंग जो है इस पर भी शामिल है। तो इसमें क्या है कि मुख्यतः दो जो प्लान्स हैं उसकी बात की जा रही है। तो रिपोर्ट में बताया गया कि जो 60% से अधिक देश है उसमें वृद्धजनों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र मौजूद है, ठीक। जो वृद्धजनों के अनुकूल शहरों और समुदायों के लिए WHO की जो ग्लोबल नेटवर्किंग उसका समर्थन करने के लिए जो राष्ट्र का प्रतिशत है वो भी बढ़ा है। हेल्दी एजिंग की समस्या में जो है संसाधन सीमित हैं, समस्या के लिए इसको प्रतिबद्धता बढ़ाना चाहिए, देशों को निवेश करना चाहिए। 2050 तक जो है वृद्धजनों की आबादी में निम्न और मध्यम आय वाली जो हिस्सेदारी होगी देशों की 80% होगी। इसलिए हेल्दी एजिंग को सुनिश्चित करने के लिए ठोस और जो है त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोगों ने जो है कि अक्टूबर वाला आर्टिकल में हम लोग देखा था इसमें, इसलिए मैं आपको बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें हेल्दी एजिंग पॉपुलेशन के बारे में हमने अक्टूबर में आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको ये आर्टिकल मुझे याद भी है, इसमें बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी आप जान लीजिए कि जो रेगुलेशन ऑफ द
FEIS यानी कि जो विदेशी उच्चतर फॉरेन जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनका विनियमन बात की गई यहाँ पे। यूजीसी ने अभी क्या है कि हाल ही में यूजीसी ने भारत में जो विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान है उसके परिसरों की स्थापना और संचालन का विनियमन अधिसूचित किया था। यूजीसी ने विदेशी जो उच्चतर शिक्षा संस्थान है उसको कैंपस परिसर स्थापित करने की जो अनुमति देने के लिए इन विनियमों को अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य यही है कि जो भारत की जो हायर एजुकेशन है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, जैसा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी वो 2020 में बताई गई थी। ठीक है, उसी के अनुसार है ये। ठीक, तो मंजूरी लेना क्या बात होगी, जो फॉरेन इंस्टीट्यूट होंगे हायर एजुकेशन वाले, भारत में परिसर की स्थापना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूजीसी से मंजूरी लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति नहीं होगी किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूट को जो भारत में हायर एजुकेशन की जो मानक है उसके अनुसार नहीं होगी, तो ठीक है उसको कोई मंजूरी नहीं होगी। ठीक है, तो भारत में जो परिसर स्थापित करने वाले को किन जो है इंस्टीट्यूट को मंजूरी दी जाएगी, तो जो इच्छुक जो फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको 500 विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग में स्थान प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो अंडर 500 होंगे उन्हीं के जो है उन्हीं को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और क्या है कि जो भी इंस्टीट्यूट होगा विशेष क्षेत्र में उसकी उल्लेखनीय क्या विशेषज्ञता हो। ठीक, और डिप्लोमा और डिग्री क्या हो, मूल देश में जो है परिसर में देने वाली जो डिग्री है उसके अनुरूप हो और शिक्षा की गुणवत्ता भी वहाँ पे समान हो। ठीक, ऑनलाइन या ओपन जो है प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं होगी, यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकता है। तो ये भी चीज़ देख लीजिए कि ऑनलाइन या ओपन यूनिवर्सिटी जो है खोलने की किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूट को जो है हायर इंस्टीट्यूट को अनुमति नहीं होगी। ठीक है, ऑटोनॉमी क्या बात है यहाँ पे ऑटोनॉमस की, यानी कि जो फॉरेन हायर इंस्टीट्यूट होंगे उनको प्रवेश की प्रक्रिया और मानदंड तय करने में छूट होगी, अध्यापक कर्मचारियों की भर्ती करने में छूट होगी, पारदर्शी और उचित जो शुल्क संरचना उसको भी तय करने में छूट होगी। प्रतिबंध क्या होगा, प्रतिबंध यह होगा कि जो फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे उनका जो परिसर संचालन करने का बात होगी, भारत की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिकता के प्रतिकूल होना चाहिए। मतलब जो है इसके तरीके नहीं होना चाहिए अगर इसके खिलाफ होगा, संप्रभुता के खिलाफ बात आती है, अखंडता के खिलाफ बात आती है, राष्ट्र की सुरक्षा और विदेशी राष्ट्रों के साथ जो हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है और शिष्टाचार, लोक व्यवस्था, नैतिकता के प्रतिकूल अगर कोई भी कार्य यहाँ पे पाया जाएगा तो उसको बैन किया जाएगा या बंद किया जाएगा, उसको अनुमति नहीं होगी। ठीक है, कोई भी फॉरेन जो फंड होगा अगर लेना है किसी भी इंस्टीट्यूट को तो भारत सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी किसी भी इंस्टीट्यूट को। ठीक है, इसका महत्व क्या होगा, भारत में जो फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे तो प्रवेश का तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा में वृद्धि होगी, जो फॉरेन जो मनी है उसका जो बहिर्प्रवाह जो होता है, मानी जो हायर एजुकेशन के लिए लोग बाहर पढ़ने जाते हैं तो जो होता क्या है कि जो धन वहाँ खर्च होता है उसके प्रवाह में कमी आएगी, भारत के अनुसंधान में सुधार होगा और प्रतिभा का पलायन भी कम होगा। तो यहाँ पे दो बातें यहाँ पे जो की गई हैं। साथी पहल ये पूछ सकता है, साथी पहल क्या, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से क्या है ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म यानी साथी पहल सेल्फ असेसमेंट टेस्ट और हेल्प फॉर द एंट्रेंस एग्जाम को प्रोत्साहन करने के लिए बोला है। साथी प्लेटफॉर्म किसने बोला है, शिक्षा मंत्रालय ने। किस बात के लिए, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फॉर द हेल्प फॉर द एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसी के उपयोग के लिए प्रोत्साहन देने के लिए बोला है। ठीक है, तो ध्यान देना है IIT कानपुर के सहयोग से इसको शुरू किया गया। तो सवाल ये भी पूछ सकता है किसके सहयोग से शुरू किया गया, तो IIT कानपुर के जो है इसे शुरू किया गया। ये क्या है, ओपन लर्निंग और असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, निःशुल्क है। ठीक है, AI का उपयोग करता है इंटरेक्शन करने के लिए छात्रों से और छात्र अपने सीखने की दक्षता के अनुसार इसका उपयोग भी कर सकते हैं। बात खत्म। ठीक है, सोशल मीडिया एंड सोशल हार्मनी, नेपाल सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। सामाजिक सद्भाव के खतरा के नाम पर इसको बैन किया गया है। टिकटॉक पे कौन कौन से देशों ने प्रतिबंध लगाया है, तो भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूरोपीय संघ ने, USA ने और बेल्जियम ने। ठीक है, बैन लगा दिया है। सोशल मीडिया होता क्या है, एक सामूहिक शब्दावली होती है। इसका इस्तेमाल हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, ट्विटर, वेबसाइट और एप्लीकेशन के लिए करते हैं। इसका उपयोग संचार करने के लिए, कंटेंट को साझा करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए हम लोग करते हैं। 2023 की शुरुआत में क्या है, भारत में जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनकी संख्या 398 मिलियन है। भारत में जो है क्या है कि 2022 में साइबर सुरक्षा संबंधी कितनी घटनाएं दर्ज की गई हैं, 13.91 लाख घटनाएं दर्ज की गई हैं। सोशल मीडिया यूजर को लक्षित करने वाले साइबर अपराध कौन कौन से होते हैं, तो निजता का उल्लंघन करने वाले अपराध होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने वाले अपराध होते हैं। अब इससे दुरुपयोग से कौन से साइबर अपराध होते हैं, तो फिशिंग होता है, स्कैम्स होता है, फेक प्रोफाइल बनाई जाती है। ठीक है, और क्या है, साइबर उत्पीड़न हो सकता है। ठीक, तो अभी क्या है कि भारत सोशल मीडिया से जुड़े जो साइबर अपराध है उसको कम करने के लिए भारत सरकार ने कुछ पहले शुरू की है। तो आपको ध्यान देना है, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है। ठीक, ये बात आपको ध्यान देनी है। ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, बाल यौन शोषण से निपटने के लिए कंटेंट की रिपोर्ट करने में ये शिकायतकर्ता को सक्षम बनाता है। ठीक है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय
समन्वय केंद्र है। यह क्या करता है, साइबर अपराध में जो भी मुद्दे उसको व्यापक और समन्वित तरीके से प्रबंधित करता है। CERT की जो साइबर संकट प्रबंधन योजना, यह साइबर हमलों से निपटती है। तो अभी मैंने पिछले दिनों ही आपको ये बता रहा था कि CERT जो इन है, इसको क्या बोला गया है, राष्ट्रीय नेशनल इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात में, मतलब राष्ट्रीय सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचनाओं में इसको शामिल किया गया, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचनाओं में शामिल किया गया। इसकी बात हमने पिछले वाले करंट अफेयर में की थी और आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता रहेगा, ठीक है। साइबर स्वच्छता केंद्र की शुरुआत की गई है बॉटनेट क्लीनिंग और मलवेयर के लिए, एनालिसिस सेंटर के लिए, मलवेयर वगैरह के लिए जो है ये क्या करना है, इसे निपटने के लिए हमें साइबर स्वच्छता केंद्र की भी स्थापना यहाँ पे की गई। तो सरकार की ये प्रयास है। तो साइबर अपराधों के प्रति सोशल मीडिया के जो वल्नरेबिलिटी, उसके कारण क्या है कि जो साइबर अपराधी होते हैं डेटा चोरी करने के लिए, जैसे सोशल इंजीनियरिंग के लिए क्या करते हैं, निजी जानकारी होती है ना, उसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, निजी जानकारी जो होता है उसका एक्सेस हासिल करने के लिए जो भी ह्यूमन एरर होता है वो, जैसे मान लीजिए आपने जल्दबाजी में कोई ऐप डाउनलोड किया या फिर किसी जो सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी को शेयर किया, होता क्या है कि वहाँ से जानकारी लेने के बाद सोशल इंजीनियरिंग हमले होते हैं, मतलब कि वो सामाजिक रूप से लक्षित वर्गों के पास जो है वहाँ पे उनको जो है साइबर अटैक्स वगैरह की समस्या झेलनी पड़ती है, ठीक। क्विज वगैरह अगर आप देते हैं तो वहाँ पे से भी जो साइबर अपराधी डेटा एकत्रित कर लेते हैं, अकाउंट तक क्या कर सकते हैं, आपकी जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। मोबाइल जैसे जो असुरक्षित पोर्टेबल उपकरण होते हैं वहाँ से क्या कि चोरी होने खोने खतरा, तो वहाँ से आपका डेटा चोरी हो सकता है। लोकप्रियता और अधिक उपयोग के कारण होता क्या है कि जो हर भारतीय लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग औसतन 194 मिनट बिताता है, यहाँ भी जो है समस्या होती है। और सोशल मीडिया से जुड़े जो साइबर जोखिम होते हैं उसको कम करने के उपाय बताए गए हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से हैं कि घटना की रिपोर्ट कैसी करनी है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंटेंट को ब्लॉक करना, फिल्टर करना, जियो लोकेशन को हमेशा ऑफ करना चाहिए, आपको अपने लोकेशंस को ऑफ रखना चाहिए हमेशा भी, और निजी इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करना चाहिए। पब्लिक वाईफाई पे खतरा अधिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है कि सोशल मीडिया एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझने के लिए थोड़ा बहुत है कि आप देख लीजिए, इसमें प्रीलिम्स में सवाल तो बनने की संभावनाएं कम है, बट ठीक है, देख लेते हैं। जो मेटा जो है GWI ब्यूटी रिपोर्ट आई, इसमें से एक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो इंस्टाग्राम और जो फेसबुक की रील्स हैं, इसने सौंदर्य उत्पाद की खरीद में 80% भारतीयों की पसंद को प्रभावित किया। मतलब होता क्या है कि जो भी सोशल मीडिया की जो भी प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसमें जो रील बनती है, जो शॉर्ट्स वीडियो बनते हैं, इसने क्या किया है, इसने जो है भारत के जो 80% भारतीय हैं उनमें जिसने जो भी फैशनेबल ब्यूटी वाले सौंदर्य उत्पाद की खरीद के मामले में इनको प्रभावित किया है। और ये कैसे प्रभावित होता है, तो पहले बात जान लीजिए कि नए नए उत्पादों की जानकारी मिलती है। तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी रील्स देख रहे हैं उनको नए नए जो प्रोडक्ट उसके बारे में जानकारी मिली है। जो उपभोक्ताओं की प्राथमिकता है उसमें बदलाव हुई है। किसने, जो ऑनलाइन खरीदारी में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। और जो भी खरीद में कुल क्या है कि कुल खरीद होती है सौंदर्य उत्पाद की, उसमें 68% ऑनलाइन होती है, तो उसमें 15% जो है प्राथमिकताओं में बदलाव हुआ है। जैसे मान लीजिए आप पहले क्या होता है, फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाते थे, बाद में फेयर लवली लगाने लगे, क्या देख के, रील देख के। तो ये प्राथमिकताओं में बदलाव हुआ यहाँ पे। विकल्पों का बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आकलन, इससे क्या हुआ कि इससे जो है कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, अब ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, AR की और जो भी टेक्नोलॉजी है उसके जरिए क्या है कि प्रोडक्टों का आभासी रूप से ट्रायल लेने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। खरीदारों का जो समाजीकरण क्या है कि इसमें जो है भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आचरण की मानसिकता को भी प्रभावित करता है सोशल मीडिया, ठीक है। ये यहाँ जो प्रोडक्ट का आप जो है इसमें जानकारी दे सकते हैं, पर होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो है ये चिंताएं भी पैदा कर रहा है, ठीक है। अभी उत्पाद के बारे में जो है रिव्यू क्या है, रिव्यू जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ, ये बात बताई जा रही है कि जो रिव्यू हो रहा है, रिव्यू देखकर भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो सोशल मीडिया से जो प्रभावित होकर खरीदारी से जो चिंताएं ये फैली हैं कि बिना सोचे समझे खरीदारी संबंधी व्यवहार में बढ़ोतरी हुई है। लक्षित विज्ञापन क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की जो चयन करने की जो प्रक्रिया है, चयन करने की प्रक्रिया के साथ साथ जो है उनकी मनोदशा को भी प्रभावित कर रहे हैं। ऋण और वित्तीय तनाव का बढ़ना यहाँ पे सामने आ रहा है। मान लीजिए कि अगर आपने कुछ अच्छी चीज़ देखकर खरीद लिया, इससे क्या हुआ कि अगर आपका वित्तीय तनाव भी बढ़ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं सेविंग्स होता है उसमें भी कमी आई है, ठीक है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है यहाँ पे जो अधिक कंज्यूमरिज्म के फैलने के कारण, और प्रोफाइलिंग के जरिए, सोशल प्रोफाइलिंग के जरिए, कंज्यूमर प्रोफाइलिंग के जरिए निजता का भी उल्लंघन हुआ। जैसे आप यहाँ कंज्यूमर प्रोफाइलिंग का एक बात बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने गूगल पर सर्च किया शूज, ठीक है, आपने 10-5 जो है वेबसाइट देखे, उसमें शूज आपने देख लिया ऑनलाइन। अब जहाँ भी अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म खोलिएगा, गूगल पर आपने सर्च एक बार आपने सर्च कर लिया, गूगल ने आपका प्रोफाइलिंग कर लिया, आपने शूज, आपकी पसंद क्या है शूज,
ठीक है। आप जो भी फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, ट्विटर चलाइए या कहीं भी कुछ भी चलाइए, यूट्यूब चलाइए, अब क्या होगा, वहाँ आपको सूझ की बार बार जो है अनेक प्रकार के विज्ञापन दिखाए जाएंगे। अब वो क्या होगा, वो बार बार आपको जो है उसने प्रोफाइलिंग कर ली गूगल ने, और इसके बाद जो है आपको सूज यहाँ पे दिखाए जाएंगे, ठीक, अलग अलग तरह के, अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग साइट से। तो ये क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा जो है प्रोफाइलिंग करिए, क्या होता है कि लोग टारगेट करते हैं सोशल मीडिया पे, यहाँ पे टारगेटेड जो है आपको विज्ञापन दिखाए जाते हैं, और यहीं से कहीं जो है चयन प्रक्रिया को आपको प्रभावित करते हैं। आपको जो है डिसीजन लेने की जो बात होती है ना, वहाँ भी आपको प्रभावित करते हैं, और आप जो है उसको डिसीजन लेकर के जल्दबाजी में खरीद देंगे या फिर जैसे भी खरीद लेंगे, वो कहीं ना कहीं जो है अपना फाइनेंशियली भी लॉस करते हैं, और साथ साथ क्या है कि वो जो है एक समझदारी भरा कदम तो नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपकी मनोदशा और मानसिक दशा को भी यहाँ पे जो विज्ञापन है वो प्रभावित कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कंटेंट क्यूरेशन, मॉडरेशन और एल्गोरिदम की जानकारी होनी चाहिए हमें भी, ठीक है। एंट्री ट्रस्ट नियमों को मजबूत बनाना चाहिए। इसमें क्या मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर्स हो, जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों और प्रोवाइडर्स हों, इनके बीच में क्या हो कि इनके लिए जो है एकदम पारदर्शी व्यवस्था हो, स्पष्ट तरीके से कोई भी भ्रमित करने वाले कार्य न करें, जिससे जो है क्या लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा भौतिक हितों का यहाँ खुलासा करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो है सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए विज्ञापन संबंधी मार्गदर्शन दिशा निर्देश जारी भी किए हैं, पर क्या है कि हमें जो है व्यक्तिगत तौर पे खुद से सचेत रहने की इसमें ज़रूरत है। तो बाकी इसमें प्रीलिम्स में सवाल कुछ नहीं बनेगा, बस जो प्रीलिम्स में सवाल बनना था यहाँ पे CERTN जो अनेक जो पहल शुरू की गई इसको देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है कि बाकी चीज़ें इसमें देख लेना है कि जहाँ टिकटॉक बैन हुआ है उसको देख लीजिए। साथी पोर्टल को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथी पोर्टल देखिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए इसमें कि जो भी यहाँ पे UGC ने नियम बनाए हैं कि, और उसके बाद क्या है कार्रवाई के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे, ठीक है। हेल्दी एजिंग पर जो UN दशक है इसको देख लीजिए। इसके बाद जो है कि बाकी कुछ नहीं देखना है आपको, कि बाकी इसमें जो है बस यही देखना है कि हेल्दी एजिंग है क्या, बस। इसके बाद जो है किसने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी पर किसने रोका है, ICC ने देखा, ICC का जो हेडक्वार्टर देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है ये महिलाओं के लिए जो यहाँ पे जो पहल शुरू की गई है न्याय बढ़ाने के लिए, इसके बाद जो है ये वाला आर्टिकल पूरा देख लीजिएगा जो बना होता है जल दिवाली के, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग कल जो है अपना आर्टिकल नंबर 5 से शुरू करेंगे, यहीं से नीचे से ही, और कल ही जो है इसको सोशल इशूज़ को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक पे आ जाएंगे। साइंस एंड टेक पढ़ के मैगजीन पूरी खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।